Hi everyone, welcome to PrepSort. Today I will discuss about the Indian Constitution, the President. Okay, हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे प्रेसिडेंट के बारे में और मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मैनर्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति का चुनने का जो मैनर्स है, चुनाव का जो मैनर्स है वो क्या है, उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था। अब हम जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का ओथ यानी शपथ के बारे में और अफर्मेशन एंड कंडीशंस तीनों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राष्ट्रपति कितना योग्य होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को। ओके, चलिए तो हम सबसे पहले लेते हैं क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन मीन्स योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन नहीं है कि प्रेसिडेंट को लिटरेट यानी एजुकेटेड होना चाहिए। हाँ, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला शर्त यही है, जो सबसे बड़ा शर्त है, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी विदेशी नागरिकता धारण करने वाला व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट कंटेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, अदरवाइज वो जो है सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। ठीक है, तो पहला जो क्वालिफिकेशन है हमारा, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और साथ ही उसके पास दूसरी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए ही शुड हैव कंप्लीटेड, ही शुड हैव कंप्लीटेड, he should have completed 35 years of age। ठीक है, यानी उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, यानी वह 35 वर्ष का हो चुका हो, कंप्लीट 35 वर्ष उसने पूरे किए हो। ये उसकी दूसरी एलिजिबिलिटी है अगर आप में से किसी को प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ना है। ठीक है, थर्ड क्या होना चाहिए, तीसरी जो क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, आपका जो लोअर हाउस है, ऑल्सो नोन एज लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल्स, यानी उसमें इतनी इलेजिबिलिटी होनी चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। चलिए, तो थर्ड हम चलते हैं, तीसरा जो है वो है ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा हमारा क्या होता है, लोअर हाउस होता है, ध्यान रहे, केवल लोकसभा, राज्यसभा नहीं होना चाहिए, केवल लोकसभा का मेंबर चुनने की योग्यता रखता हो। अब लोकसभा के मेंबर चुनने की क्या योग्यता है, जब हम पार्लियामेंट अलग से चैप्टर हम बताएंगे तो उसमें लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कैंडिडेट्स के पास में, तो वो हम उसमें बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या होना चाहिए उसके पास, फोर्थ है कि ही शुड नॉट एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही शुड नॉट एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, वो किसी भी लाभ के पद को धारण उसने न किया हो, ऐसा कोई भी पोस्ट जिसको वो जो है प्रैक्टिस कर रहा है, वो लाभ का पद नहीं होना चाहिए। जैसे कि वो केंद्र सरकार या भारत सरकार में, सॉरी, भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार में किसी भी जो है ना अधिकारी या किसी भी जो है ना एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर ना हो, किसी भी कार्यकारी पद पर आसीन ना हो, उसको लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये उसकी फोर्थ जो है कंडीशन है। फिफ्थ क्या है, चलिए फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ, अगर हम नॉमिनेशन करना है राष्ट्रपति के लिए, आपको अगर आपको चुनाव लड़ना है तो नॉमिनेशन फाइल करना होगा। तो नॉमिनेशन फाइल ऐसे ही नहीं किया जाता कि कोई भी सिटीजन गया और रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाके बोला कि मुझे राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन करना है। उसके लिए कुछ कंडीशंस है, कंडीशन इसलिए लगाई जाती है ताकि
प्रेसिडेंट के इलेक्शन को सीरियसली लिया जाए। कोई भी कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है, ठीक है, तो वो सीरियस हो, ठीक है ना। तो उसके लिए मिनिमम जो है उसके पास 2 कंडीशंस होनी चाहिए नॉमिनेशन की। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, उसको जो है ना 50 इलेक्टोरल्स चाहिए, 50 इलेक्टोरल्स एज ए प्रपोजल, प्रपोजर्स, यानी इसको बोलते हैं प्रस्तावक, यानी 50 प्रस्तावक उसको उसके पास होने चाहिए, ऐसे 50 इलेक्टोरल, ठीक है, यानी चुने हुए सदस्य जो 50 लोग उसका नाम प्रस्ताव में रखें, वो होने चाहिए। साथ ही उसके पास दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा उसके पास होना चाहिए 50 इलेक्टोरल एज ए सेकेंडर्स, एज ए सेकेंडर्स। इसका मतलब है कि 50 अनुमोदक, 50 लोगों ने उनका नाम अनुमोदन किया हो, ठीक है, 50 ने प्रस्ताव किया हो और 50 ने फिर उसका अनुमोदन किया हो, तब जाकर व्यक्ति नॉमिनेशन फाइल करने के योग्य माना जाता है, ठीक है। तो साथ ही उसके पास क्या होता है कि उसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। नेक्स्ट कंडीशन है सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो है हमारे पास 15,000 रुपए उसको किसी भी बैंक में जो है उसको जमा करने पड़ते हैं एज ए डायरेक्शन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर। और ये 50,000 रुपीज जब वो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट रख देता है, जिसको हम जमानत राशि बोलते हैं, जमानत राशि के तौर पे उसको 15,000 रुपए जमा करने होते हैं। फिर चुनाव के बाद अगर वो 1/6 वोट जो है टोटल वोट का प्राप्त नहीं कर पाता है, मिनिमम उसको जो है टोटल वोट का 1/6 जो है प्राप्त करना पड़ेगा। अगर इसको वो नहीं कर पाता है, तब क्या होता है कि उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, यानी इसकी जो जमानत राशि है, वो क्या कर ली जाएगी, फॉरफिट कर ली जाएगी, यानी जब्त कर ली जाएगी, ठीक है, जमानत राशि इसकी जब्त कर ली जाएगी। ये बातें हैं। तो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 15,000 रुपए है ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी क्वालिफिकेशन। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। एक एक जो क्वालिफिकेशन है ये पूरी करनी होगी। पहली क्वालिफिकेशन ये है कि ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी है शुड हैव कंप्लीटेड 35 एज, जो 35 ईयर्स ऑफ एज है वो उसको पूरी करनी चाहिए, यानी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। थर्ड है ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाइड हो। नेक्स्ट है ही शुड नॉट एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, लाभ का पद होता है, उसको भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार में किसी भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट को उसने हैंडल नहीं किया हो, ऐसा कोई भी पद धारण ना किया हो जहां से उसको लाभ प्राप्त होता हो, ठीक है। नॉमिनेशन के लिए 50 उसको जो है प्रपोजर्स यानी प्रस्तावक चाहिए और 50 उसको अनुमोदक चाहिए। और सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, 15,000 रुपए उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट उसमें जमा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये हुई क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन है, इसको हम शपथ एवं प्रतिज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो शपथ लेनी होती है। शपथ क्या होती है कि वो शपथ एक ओथ लेता है भारत के संविधान के प्रति, और ये जो शपथ है उसको दिलवाता कौन है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को ओथ की बात आती है तो प्रेसिडेंट को ये ओथ जो है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं ओथ, ये दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसी को हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये इसको शपथ दिलवाता है और इसमें फिर जो है प्रेसिडेंट जो है शपथ लेते हैं कि मैं जो है भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा, ठीक है, इसकी जो है जो फेटर्निटी इंटीग्रिटी आदि को जो है अक्षुण्ण रखूंगा, ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये थी ओथ की बातें। अब हम बात करते हैं, अब आते हैं कंडीशंस क्या होनी चाहिए, शर्तें क्या हैं राष्ट्रपति पद की। चलिए शर्तें की बात कर लेते हैं, शर्तें क्या हैं।
शर्तें, कंडीशंस। अब शर्तें हैं कि शर्तें का मतलब है कि राष्ट्रपति के पास अगर ये चीज है तो वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो पहली क्या है? पहली बात है ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ, 1 सेकेंड। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ, फर्स्ट इज पार्लियामेंट, यानी वो पार्लियामेंट के किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा लेजिस्लेचर, यानी जो आपका राज्य विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर असेंबली जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें भी वो किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। तो पार्लियामेंट में हमारे दोनों हाउसेज आते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो दोनों में से इनमें से किसी का भी मेंबर जो है राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति चुना जाता है, ठीक है, कोई भी जो इनमें से किसी का भी जो है मेंबर हो, तो इसमें हम लिख देते हैं इफ एनी सच पर्सन, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति चुना जाता है, इलेक्टेड हो जाता है, ठीक है, तो जब वो चुन जाता है तो उसके बाद क्या होता है? ही इज डीम्ड टू हैव वैकेंट हिज सीट, तो उसकी जो सीट है वो खाली मानी जाएगी। तो ऐसे समझते हैं, मान लिया कि कोई भी व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी लोकसभा का सदस्य, अगर वो चुनाव लड़ लेता है, उसके बाद से वो चुनाव कंटेस्ट कर लेता है, इलेक्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो सीट है, जिस सीट से भी वो चुनाव लड़ता है, वो वहां से खाली मानी जाती है। सपोज दैट कि किसी भी सीट से कोई भी मेंबर चुना जाता है तो वो उसकी सीट खाली मानी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, भले ही वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, या स्टेट की किसी भी असेंबली का मेंबर हो, तो सीट खाली मानी जाएगी। तो ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैंने पहले भी बताया है, दूसरा पॉइंट, ही शुड नॉट हैव he should not have sorry he should not hold any other ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये तो मैंने पहले भी बताया है, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बट अगर ऐसा है, ठीक है, लिख देता हूं, बट अगर ऐसा है, तो अगर वो लाभ का पद धारण किया है तो लाभ का पद भी उसका जो है वैकेंट माना जाएगा, नहीं, वहां से वो त्याग पत्र, उसका त्याग माना जाएगा कि उसने वो पद छोड़ दिया है। ठीक है, तो बट अगर ऐसा है तो इसमें हम लिख देते हैं ही एंटाइटल्ड, लाभ का पद जो है ये बट, तो वो क्या होगा कि वैकेंट माना जाएगा, यानी यहाँ से वो खाली माना जाएगा, लाभ का पद भी उसका खाली माना जाएगा, उसको त्याग पत्र देना होगा। तब तक वो ऑफिस को जो है ना एंजॉय कर रहा है, प्रेजेंट ऑफिस को, तब तक उसको ये पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, साथ ही जो उसकी कंडीशंस में हम लिखते हैं, तीसरा क्या है कि वो क्या करता है, ही एंटाइटल्ड, ठीक है, ही एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट और रेंट, विदाउट पेमेंट यानी बिना किसी पेमेंट के या रेंट के, वो क्या यूज करता है, वो राष्ट्रपति भवन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, तो अपना जो आधिकारिक आवास है उसको यूज करेगा। और ये जो आधिकारिक आवास है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन को बिना किसी पेमेंट और बिना किसी रेंट के यूज करेगा। ठीक है, तो ये है। साथ ही उसको जो है सचिवालय स्टाफ, जो सेक्रेटरी स्टाफ होता है वो दिया जाता है, उसको सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और आने जाने के लिए यात्रा भत्ता वगैरह सारी चीजें, टेलीफोन, ये सब चीजें उसको दी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हुई कंडीशन, अब हम बात करते हैं टर्म। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टर्म, यानी टर्म्स में कार्यकाल कितना है। तो कार्यकाल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, वैसे तो
5 वर्ष का है, 5 वर्ष तक राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है कोई भी व्यक्ति। तो द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। द प्रेसिडेंट होल्ड ए ऑफिस, होल्ड ऑफिस, ठीक है, होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म, यानी एक अवधि है उसकी, वो कितनी है, टर्म ऑफ 5 years। तो 5 वर्ष के लिए वो चुना जाता है, तो उसका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का वो 5 वर्ष का होता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति 5 वर्ष प्रेसिडेंट चुना जाता है और वो पूरे 5 वर्ष पूरे करे, इसके बीच में भी उसको जो है हटाया जा सकता है या वो खुद जो है त्याग पत्र देता है, ठीक है। अब ये जो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है वो कब से और डेट मानी जाएगी, तो वो डेट मानी जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ, तो जो डेट है वो क्या मानी जाएगी, ऑन विच ही एंटर द ऑफिस, जब वो अपना ऑफिस का कार्यकाल संभाल लेता है। ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जैसे ही वो ऑफिस में एंटर करके कार्यकाल संभाल लेता है तो तब से उसका जो है अवधि स्टार्ट हो जाती है और तब से पूरे 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति को कार्यकाल संभालना होता है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर सकता है कि कभी भी जो है अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, बीच में भी दे सकता है, अगर उसका मन करे इसको नहीं करना तो ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एनी टाइम, तो किसी भी समय वो, यहां पे लिख देते हैं एनी टाइम, ठीक है। तो किसी भी समय अपना रिजाइन दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है, इस्तीफा जिसको बोलते हैं। लेकिन वो इस्तीफा देगा किसको, ठीक है, और प्रेसिडेंट तो सबसे बड़ा पद है, ठीक है। अगर हम पदक्रम में देखें तो पदक्रम में सबसे बड़ा पद है, लेकिन किसको देगा, वो एड्रेस करेगा किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द वाइस प्रेसिडेंट। तो जैसे ही वो अपना इस्तीफा देता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को जो यानी उपराष्ट्रपति को संबोधित करके जो है देता है, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट यहाँ पे कार्यकाल अब संभाल लेते हैं, ठीक है, जब तक कि री इलेक्शन ना हो जाए। तो ये बातें थी टर्म की, ठीक है। तो कार्यकाल कितना है, वो है आपका 5 वर्ष का, और बीच में कभी भी जो है राष्ट्रपति दे सकता है। साथ ही राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर संसद द्वारा हटा भी दिया जाता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस द्वारा, तो वो भी बातें हम आगे करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि वैकेंट जो है राष्ट्रपति का जो ऑफिस है, प्रेसिडेंट ऑफिस, वैकेंट कब होता है, कब वो त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति के, खाली कब होता है ऑफिस, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, 1 सेकेंड, वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस। वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफिस में जो वैकेंसी है, कब राष्ट्रपति का जो ऑफिस है वो खाली होता है, राष्ट्रपति का जो कार्यालय है वो खाली कब होता है, यानी सीधी बात यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति कैसे कैसे जो है पदच्युत किया जा सकता है। तो पहला तो यही है कि ऑन द एक्सपायरी ऑफिस टाइम, ऑफिस टर्म, तो पहला पॉइंट है ऑन द एक्सपायरी, ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, ठीक है। जब उसका जो है ना कार्यकाल पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ही जो है वैकेंसी हो जाती है प्रेसिडेंट ऑफिस में, प्रेसिडेंट ऑफिस वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है। अब ये टर्म मैंने बताया है कितना है आपका, 5 years। तो 5 years का जब टर्म पूरा हो जाता है तो राष्ट्रपति का जो है कार्यालय खाली हो जाता है। फिर उसके बाद जो है री इलेक्ट, राष्ट्रपति का री इलेक्शन होता है, री इलेक्ट होकर दोबारा राष्ट्रपति आता है, नया राष्ट्रपति आता है।
राष्ट्रपति एक बार से लेकर कई बार चुना जा सकता है। सपोज दैट मैं जो है बताता हूं आपको कि कोई राष्ट्रपति है, कोई राष्ट्रपति है और उस जो है ना पहला जो टर्म है पूरी कर लेता है अपनी 5 वर्ष की, उसके बाद भी वो री इलेक्ट हो सकता है और कई बार री इलेक्ट हो सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लैरिफाई नहीं है कि 1 या 2 बार या 3 बार नहीं हो सकता। जैसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, वहां का जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, वो 2 बार ही चुना जा सकता है। एक टर्म 4 वर्ष की होती है, फिर उसके बाद 4 वर्ष, फिर वो नहीं चुना जा सकता। वहां पे ऐसा रूल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रूल नहीं है, वो एक से कई बार भी चुना जा सकता है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि विद इन 5 ईयर्स कभी भी राष्ट्रपति का ऑफिस खाली हो सकता है। उसके लिए राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा, यानी रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है बाय हिज रेजिग्नेशन, यानी उसके द्वारा त्याग पत्र देने से। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, बाय हिज रेजिग्नेशन। ओके, तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा उसके इस्तीफा देने से हो सकता है। और भी कोई बात हो सकती है, हाँ हो सकती है, उसको हटाया जा सकता है, रिमूवल बाय द इम्पीचमेंट, ठीक है। तो रिमूवल बाय द इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगाकर। तो थर्ड पॉइंट है रिमूवल बाय द इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा जो है उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, बाय हिज डेथ, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तब भी हट सकता है, तब भी खाली हो जाएगा। तो बाय हिज डेथ, मृत्यु होने पर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है तो स्वतः ही राष्ट्रपति कार्यालय खाली हो जाता है, ऑफिस वैकेंट हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है, अगर राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ये प्रूव हो जाए कि उसका जो इलेक्शन है वो इलेक्शन में जो है कुछ फॉल्ट है, इलेक्शन गलत तरीके से हुआ, ऐसा कोई जो है ना डिक्लेयर हो जाए, तो तब भी जो है राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा। तो व्हेन ही बिकेम डिस्क्वालीफाई, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, व्हेन ही बिकेम डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई होने पर, व्हेन ही बिकेम डिस्क्वालीफाई टू होल्ड ऑफिस, टू होल्ड ऑफिस, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि व्हेन इलेक्शन, जो इलेक्शन हुआ था वो क्या है, वो वोइड घोषित हो जाए, यानी डिक्लेयर वोइड, अवैध घोषित हो जाए। अगर उसका चुनाव अवैध घोषित हो जाए तो तब भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है और सीट वैकेंट हो जाती है। तो व्हेन ही बिकेम डिस्क्वालीफाइड, अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तब भी टू होल्ड ऑफिस। और व्हेन इलेक्शन डिक्लेयर वोइड, जब अगर आपका इलेक्शन वोइड डिक्लेयर हो जाता है तब भी जो है सीट खाली मानी जाती है, ठीक है। तो ये बातें आती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की। चलिए, तो ये थी बातें। अब हम बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की। ठीक है, पावर्स और फंक्शंस क्या है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले आती है आपकी एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो एग्जीक्यूटिव पावर मीन्स कार्यकारी शक्तियां क्या है, कार्यकारी शक्तियां, ओके। चलिए, कार्यकारी शक्तियों की अगर हम बात करें तो इसमें, ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं, यानी प्रशासनिक जितने भी निर्णय हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाते हैं। प्रशासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट वाज द हेड ऑफ द स्टेट, यानी हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, भारत राज्य का
प्रमुख माना जाता है राष्ट्रपति को, तो इसमें लिख देते हैं हम ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस और फॉर्मेलिटीज, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन यानी सभी जो है कार्यकारी जो एक्शंस हैं, ठीक है, एक्शंस आर फॉर्मली, ठीक है, फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, यानी उसी के नाम से किए जाते हैं, टेकन इन हिज नेम यानी प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। तो ये है सारे कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर्स में करें तो प्रेसिडेंट वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ 3 आर्म्ड फोर्सेस लाइक इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। जो तीनों हमारी सेना है, जो डिफेंस की जो तीनों सेनाएं हैं, तो उनका सुप्रीम कमांडर होता है। तो क्या है, सुप्रीम कमांडर ऑफ 3 आर्म्ड फोर्स। जो हमारे 3 सैन्य बल हैं, 3 आर्म फोर्स, तो 3 आर्म फोर्स कौन कौन से हैं, उसमें इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है, इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी एंड आर्मी, ठीक है। तो ये तीनों जो आपकी आर्म फोर्स है, इनका सुप्रीम कमांडर होता है आपका कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है। और क्या कर सकता है, इसके साथ ही वो कुछ अपॉइंटमेंट्स कर सकता है, ही अपॉइंट्स किस किस को अपॉइंट्स कर सकता है वो, तो वो किसको कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर, यहां पे लिख देते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर, ठीक है, किसको करता है, जो मिनिस्टर्स हैं साथ में उनको भी अपॉइंट करता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री और उनकी सलाह पर जो है मंत्रियों की संस्तुति पर मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। और ये दोनों हैं आपके प्राइम मिनिस्टर और सभी जो मिनिस्टर्स हैं, वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही जो है पद धारण करते हैं। तो दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लीजर, ठीक है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही जो है ये लोग अपना पद धारण करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री को भी जो है हटा सकता है, रिमूव कर सकता है, मिनिस्टर्स को हटा सकता है। उसके लिए रूल है, जब हम प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि कैसे प्रेसिडेंट के द्वारा इन सभी को जो है हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, इधर आ जाते हैं, अभी हम एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए, तो वो और क्या कर सकता है, वो ही अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो किस किस को अपॉइंट कर सकता है, ही अपॉइंट किसको अपॉइंट कर सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये भी क्या है, प्रेसिडेंट के प्लीजरशिप पर ही पोस्ट को होल्ड करता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद को धारण करता है। तो इसमें भी हम लिख देते हैं, ठीक है, दे होल्ड ही होल्ड, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लीजर, यानी ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद को धारण करता है, ठीक है। तो ये था आपके अपॉइंटमेंट। बाकी और भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उनमें जो चेयरमैन हैं, मेंबर्स हैं, उनको भी अपॉइंट करता है। अब इनमें हम बात करते हैं किस किस को कर सकता है, हमारे जो अदर इंस्टीट्यूशन है उनके जो मेंबर्स ही अपॉइंट्स, ठीक है। कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कैग होता है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको भी ये क्या करता है, अपॉइंट करता है।
साथ ही सीईसी के साथ जो अदर जो कमिश्नर्स हैं, तो अदर जो कमिश्नर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, ठीक है, उनको भी ये नियुक्त करता है। साथ ही आपका एक संस्था है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसके चेयरमैन की नियुक्ति करता है। और साथ ही चेयरमैन के साथ में जो मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के, उनको भी ये नियुक्त करता है, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट्स करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साथ ही क्या करता है, ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में ये आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजेआई जिसको हम बोलते हैं, उसको ये नियुक्त करता है, ठीक है। और साथ ही इनके जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्त करता है। यदि हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उसमें जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति भी आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बातें हैं इसकी एग्जीक्यूटिव पावर से, किसको ये अपॉइंट कर सकता है, किसको नहीं कर सकता है। आगे अगर हम बात करें तो ये एक इंटर स्टेट काउंसिल को भी अपॉइंट कर सकता है। इसको इधर मिटा देते हैं। अंतरराज्यीय जो इंस्टीट्यूशन होता है, जो संस्थान होता है, अंतरराज्य परिषद जिसको हम बोलते हैं, उसको भी अपॉइंट राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें लिख देते हैं ही अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल। तो ही अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल। तो जो आपकी एक अंतरराज्यीय परिषद होती है, इंटर स्टेट काउंसिल, उसको ये अपॉइंट करता है। कौन? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है। राष्ट्रपति चाहे किसी भी ऐसे जो है जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज हैं, उनको जो है शेड्यूल एरियाज घोषित कर सकता है, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो ही कैन डिक्लेयर, ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज ए शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो ये प्रेसिडेंट की जो है पावर्स होती है। तो साथ ही इसके साथ ये क्या करता है, जितने भी हमारे स्टेट के गवर्नर हैं, ऑल स्टेट के जो गवर्नर हैं, सभी राज्यों के जो गवर्नर हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज जो हैं, उनके आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं या उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक हैं, ठीक है। तो इन सभी को जो है ये इनको भी अपॉइंट करता है, अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर थी प्रेसिडेंट की। तो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।